हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता अर्थात बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपयोगिता क्या है, और ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप की उपयोगिता क्या है या इसके लाभ क्या हैं, और ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं तथा इनके लाभ क्या हैं या इनकी कौन कौन सी उपयोगिता है, आदि सभी के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, और बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, अर्थात जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। अथवा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा होगी संपूर्ण जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को ही जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को और सरल भाषा में लिखना चाहें तो सूक्ष्म जीवों में, जैसे सूक्ष्म जीव कौन कौन से होंगे, जीवाणु, शैवाल, कवक, तो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक तथा पादप और जंतु कोशिकाओं, कोशिकांगों अथवा ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे तकनीकी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम न केवल डीएनए में हेर फेर कर सकते हैं बल्कि सजीवों का भी किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विशेष प्रकार से लाभदायक जीवधारियों का निर्माण किया जाता है। तो अब आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जान लेते हैं, या यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अथवा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का पहला उपयोग है कृषि क्षेत्र में। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है। तो इनमें से कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। पहला है रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, अर्थात रोग रहित का मतलब है ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें रोग ना लगे, स्वस्थ हों, हेल्दी हों, और रोग प्रतिरोधक का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता हो, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसे पौधों का उत्पादन किया जाता है जिन पर रोगों का कोई असर नहीं होता है और उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी होती है, यानी हेल्दी पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर अगला है कीट, कवक, विपरीत मृदा अवस्थाओं, सूखा, शाकनाशी की प्रतिरोधक उत्परिवर्ती किस्में तैयार करना, मतलब कीटों से बचने वाली प्रजातियां तैयार की जाती हैं, कवक से प्रतिरोधी जातियां उत्पन्न की जाती हैं जो खराब मिट्टी में भी पैदावार अच्छी दें या उगाई जा सकें, यानी ऊसर भूमि में भी अच्छी पैदावार हो सके, ऐसी प्रजातियों को विकसित किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ऐसे ही सूखा होने पर, यानी सूखा को सहन करने वाले पौधों की जातियां उत्पन्न की जाती हैं, अच्छी उपज देने वाली, उनका उत्पादन अच्छा हो, ये सारा कुछ जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया जाता है या इसका ही उपयोग होता है। फिर अगला है परागकोश संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे तैयार करना, अर्थात पराग कोषों का संवर्धन करके नई प्रजाति के पौधे तैयार करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना। तो भूमि और पौधों में बताया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाता है, यानी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमि में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है या पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाया जाता है। आपको यहीं पर बताते चलें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि बहुत सारे जीवाणु होते हैं। और फिर अगला है पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना। तो पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, और जब अच्छा पोषण होगा तो पौधे स्वस्थ रहेंगे और पैदावार भी अच्छी होगी, यानी पोषण अच्छा होने पर, न्यूट्रिशंस अच्छा होने पर
पौधे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों की ऐसी किस्में तैयार की जाती हैं जिनको उगाने में खाद का कम प्रयोग करना पड़ता है, रसायनों का कम प्रयोग करना पड़ता है और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और ऐसी ही नई पादप जातियों का विकास किया जा रहा है जो रोगों से बची रहेंगी और उन पर ऊसर भूमिका या सूखे का या कोहरे का कोई भी असर नहीं होगा, या कहा जाए तो उनमें इन सब को सहन करने की क्षमता होगी। इसी प्रकार फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों के लिए भी पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें तैयार की गई हैं, जिससे आदमी इन पीड़कनाशी से होने वाले नुकसान से बच जाता है या होने वाला नुकसान नहीं होता है। तो ये हुआ कृषि क्षेत्र में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी है। चलिए अब आते हैं दूसरे पर, औद्योगिक क्षेत्र में अर्थात इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी है। तो जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को भी पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है। तो पहला इसमें से है औद्योगिक सूक्ष्मजीवी उत्पाद, जैसे प्रतिजैविक, यानी औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्मजीवों से प्रतिजैविक तैयार करने में भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी उपयोगी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीवों से अनेकों प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, जैसे कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। कुल मिलाकर के औद्योगिक क्षेत्र में पहला हुआ प्रतिजैविक तैयार करने में, फिर दूसरा है किण्वन उत्पाद में, यानी शराब आदि बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की शराबें बनाने में, अच्छी से अच्छी शराबें बनाने में, अल्कोहल को बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है सूक्ष्मजीवी जीवभार बायोमास बढ़ाना, अर्थात सूक्ष्मजीवी जीवभार को बढ़ाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एंजाइम व प्रोटीन निर्माण में, यानी एंजाइम बनाने में और प्रोटीन के निर्माण में भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है औद्योगिक क्षेत्र में कृत्रिम ईंधन, जैसे एथेनॉल, मीथेन, हाइड्रोजन का सूक्ष्मजीवी द्वारा उत्पादन होता है, यानी सूक्ष्मजीवों के द्वारा कृत्रिम ईंधन को बनाया जाता है, जैसे एथेनॉल है, मीथेन है, हाइड्रोजन है आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादन किए जाते हैं। फिर अगला है सूक्ष्मजीवी खनन प्रक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करना, यानी खनन प्रक्रिया के द्वारा, सूक्ष्मजीवी खनन प्रक्रिया के द्वारा धातुओं के उनके अयस्कों से अलग किया जाता है, अलग प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में सोमैटोस्टेटिन उत्पादन में, तो यह जीवाणु कोशिका में कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ प्रथम मानव वृद्धि हार्मोन है, यानी इसको जीवाणु कोशिका के अंतर्गत बनाया गया है। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो उसी जीवाणु कोशिका में कृत्रिम तरह से बनाया गया मानव वृद्धि हार्मोन है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा 100 ग्राम ई कोलाई जीवाणु जो होते हैं, यानी जो मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाते हैं, जो ई कोलाई होता है ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। तो बता दें कि प्रौद्योगिकी के द्वारा 100 ग्राम ई कोलाई जीवाणु कोशिकाएं किण्वन यंत्र में 5 मिलीग्राम सोमैटोस्टेटिन निर्मित करती हैं, यानी 100 ग्राम ई कोलाई जीवाणु जो होते हैं ये कोशिकाएं किण्वन यंत्र में क्या करती हैं? 5 मिलीग्राम सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है इसका उत्पादन करते हैं, इसको बनाती हैं। इसके पहले इतनी ही मात्रा में यही हार्मोन 100 टन भेड़ों के मस्तिष्क से बनाया जाता था। फिर अगला है स्वास्थ्य की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर। तो लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार करने में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान रहा है। कौन कौन से? जैसे टीका उत्पादन, यानी वैक्सीन को बनाने में, टीके को बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का विशेष योगदान रहा है। फिर दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन। जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, अगर आप लोग हार्मोन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड हैं, अलग अलग भी हैं और एक फुल में है जिसमें सारे हार्मोन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही गर्भ पूर्व रोग की जानकारी भी जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी होती है, यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको किया जाता है गर्भ पूर्व रोग की जानकारी, गर्भ से पहले जो रोग हो जाते हैं उनकी जानकारी करने के लिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर आते हैं अगले पर, तो बीटा थैलेसीमिया जो होता है यानी हीमोग्लोबिन निर्माण का जो वंशागत रोग है, सिकल सेल एनीमिया जो है यानी असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी की ऑक्सीजन धारिता कम होती है, इसे एनीमिया के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ऐसे ही एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, इन
जो रोग हमने गिनाए हैं ये वाले सारे, इन रोगों को पहचानने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही जीन अदला बदली चिकित्सा में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी जीन को चेंज करने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं अगले पर, तो अगला है पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी अर्थात इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी। तो पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन करने में, यानी अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करने में, उनका निष्पादन करने में, उनको खत्म करने में, समाप्त करने में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी अधिक उपयोगी रही है। फिर इसी तरह से दूसरा है जैव भार, एथेनॉल, बायोगैस, हाइड्रोजन, पेट्रोपादपों। पेट्रोपादपों का मतलब है ऐसे पादप जिनके हाइड्रोजन से तरल ईंधन प्राप्त किया जाता है, वह पेट्रोपादप कहलाते हैं, के द्वारा ऊर्जा उत्पादन भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा समझ लेते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करने को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इस परिभाषा का अर्थ हुआ कि वैज्ञानिकों द्वारा आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए अर्थात डीएनए की संरचना में मनचाहा या जरूरी बदलाव करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, अथवा डीएनए के स्ट्रक्चर में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करना ही जीन मैनिपुलेशन अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा अंग्रेजी में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे धान के खेतों में आपने देखा होगा जो नील हरी शैवाल होती है अथवा अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन अलगी होती है, तो ये नील हरी शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, यानी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। तो इस वैज्ञानिकों ने क्या किया कि नील हरी शैवाल के जीन्स को लेकर के धान की फसल में स्थानांतरित कर दिया। तो इस प्रकार से अब इसमें वो क्षमता आ गई कि ये नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर सके, अर्थात धान को अतिरिक्त नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जीवधारी में यदि कोई गुण है तो उसके जीन्स से दूसरे जीवधारी में वैसे ही गुण विकसित करना ही जीन इंजीनियरिंग अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये तो हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफिनीशन अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा। चलिए अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी का ध्येय समझ लेते हैं, यानी इसमें क्या क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है ये समझ लेते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण यानी हेरिडिटी मटेरियल का आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है, या मनुष्यों द्वारा संश्लेषण दो अलग अलग प्रकार से जीनों के डीएनए को अलग किया जाता है। डीएनए की अच्छी तरह से मरम्मत की जाती है और डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को या तो हटाकर या जोड़कर मनचाही संरचना वाले नए डीएनए अणुओं को बनाकर या संश्लेषण करके किसी भी जीवधारी में इच्छित गुणों को लाया जाता है, यानी जो हम चाहते हैं, जो हम चाहें वैसे गुणों को लाना आदि कार्य आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है। आपको बताते चलें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी को अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक भी कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये नाम भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी इस नाम से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक क्यों कहा जाता है, यदि ये पूछा जाए तो बताएंगे कि इस पे दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है, यानी दो अलग अलग जगह से डीएनए को जोड़ करके नया डीएनए बनाया जाता है और बैक्टीरिया या जीवाणु में पहुंचा करके इसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं या क्लोन तैयार किए जाते हैं। मतलब पहले दो अलग अलग डीएनए को जोड़ करके नया डीएनए बनाया जाता है, फिर इस नए डीएनए को बैक्टीरिया में पहुंचा करके कई कॉपी किया जाता है या क्लोन बनाए जाते हैं या कई प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दो अलग अलग स्रोत के डीएनए खंडों को जुड़ने से बने डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजन या रिकम्बाइनेशन कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी क्यों कहा जाता है। बता दें कि जीन इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल
इथेनॉल, एथेनॉल, ग्लिसरीन आदि का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जा रहा है। चलिए अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक की क्रियाविधि को समझ लेते हैं अथवा पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक की क्रियाविधि को जान लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिकम्बाइनेशन टेक्निक को समझ लेते हैं। डीएनए पुनर्संयोजक तकनीक की क्रियाविधि कई पदों में पूर्ण होती है, जिसमें से पहला पद है डीएनए का वांछित खंड तैयार करना। मतलब सबसे पहले इसमें कोशिका या सेल के आनुवांशिक पदार्थ से विशेष न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से मनचाहा डीएनए खंड तैयार किया जाता है। फिर दूसरा है वाहक डीएनए का चयन। तो वाहक डीएनए के चयन में क्या होता है कि ऊपर जो पहले पॉइंट में मैंने बताया है डीएनए खंड तैयार किया गया है, तो उसी डीएनए खंड को किसी विशेष बैक्टीरिया या जीवाणु प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। और फिर इसके बाद अगला है, अब ये जो पुनर्संयोजन डीएनए बना उसको पोषक कोशिकाओं अर्थात जीवाणु कोशिका में डालते हैं। और इसके बाद चौथा है पुनर्संयोजक डीएनए युक्त जीवाणु कोशिकाओं का चयन तथा उचित माध्यम में इनका संवर्धन किया जाता है इसके अंतर्गत। यानी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद उसे उचित माध्यम में संवर्धन करते हैं ताकि डीएनए की अधिक प्रतिलिपियां या क्लोन अथवा कॉपी तैयार की जा सकें। फिर अगला है पुनर्संयोजक डीएनए की प्रतिलिपियां या क्लोन को अन्य पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करा करके संबंधित पदार्थों का संश्लेषण करना है। यानी जो क्लोन बनते हैं उन्हें दूसरी पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश कराने के बाद उससे जुड़े पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। तो ये तो हुई पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। चलिए अब जीन इंजीनियरिंग अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपयोग को समझ लेते हैं, अर्थात इसके कौन कौन से उपयोग हैं ये जान लेते हैं। तो जीन इंजीनियरिंग अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला उपयोग है औद्योगिक उपयोग। उच्च वर्ग के जीवों में विटामिन्स, प्रतिजैविक या हार्मोन्स के जीन के कोड ज्ञात करके इनके संश्लेषित डीएनए को जीवाणु में पुनः स्थापित करके विटामिन्स, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि रसायनों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण करना संभव हुआ है। इस विधि द्वारा मानव इंसुलिन का संश्लेषण ई कोलाई द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोमैटोस्टैटिन, थाइमोसिन आदि हार्मोन का भी औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। मतलब जो बड़े जीवधारी हैं उनके विटामिन्स, एंटीबायोटिक या हार्मोन्स के जीन के कोड ज्ञात किया जाता है और फिर उनके संश्लेषित डीएनए को बैक्टीरिया में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण विटामिन्स, हार्मोन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि रसायनों का औद्योगिक स्तर पर, उद्योगों के स्तर पर बनाया जा रहा है। इसी विधि के द्वारा ही मानव इंसुलिन का संश्लेषण ई कोलाई जीवाणु में किया जाता है। ई कोलाई हमारे कोलन में पाया जाता है जीवाणु। तो इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन, थाइमोसिन आदि हार्मोन्स का भी औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जीन इंजीनियरिंग का उपयोग औद्योगिक स्तर पर विटामिन्स, हार्मोन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा औद्योगिक उपयोग। फिर दूसरा है चिकित्सीय उपयोग। तो जीन इंजीनियरिंग द्वारा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि वंशागत रोगों की पहचान एवं उपचार संभव हो पाया है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ही हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या आदि वंशागत जो रोग होते हैं उनकी पहचान करना संभव हो पाया है, उनको पहचानना आसान हो पाया है और उनका उपचार भी संभव हो पाया है। हिपेटाइटिस, रेबीज, हैजा आदि से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है और इसी के अंतर्गत हिपेटाइटिस है, रेबीज है, हैजा है, इन रोगों से बचाव के लिए भी वैक्सीन तैयार की जाती है, टीके तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से चिकित्सीय उपयोग हो जाएगा। अब आते हैं अगले पर। अगला उपयोग है कृषि क्षेत्र में उपयोग। एग्रीकल्चरल यूजेस क्या है? तो नीले हरे शैवाल अनेक जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मतलब जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है, जो नील हरी शैवाल होती है, यह शैवाल नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, यानी मृदा की उर्वरता में नाइट्रोजन को बढ़ाती है।
यानी मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। इनके जीन्स को अनाज वाली फसलों में स्थानांतरित करने के प्रयत्न जारी हैं। यानी कि जो नीलहरित शैवाल होती है, इसके जीन्स को अनाज वाली फसलों में स्थानांतरित वैज्ञानिक लोग करेंगे। तो जब वहां पर स्थानांतरित कर देंगे तो स्थानांतरित करने से उन फसलों में यानी अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने की क्षमता आ जाएगी। इस तरह से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके फलस्वरूप फसलों को अतिरिक्त नाइट्रोजन उर्वरकों की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी। फिर अगला है नई आनुवांशिक स्ट्रेन्स। प्राणियों में नए एवं विकसित लक्षणों वाली नई आनुवांशिक स्ट्रेन जीन इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो नई आनुवांशिक स्ट्रेन का मतलब होता है कि आनुवांशिक पदार्थ के कार्यों व प्रकृति के विषय में अध्ययन करना, यानी आनुवांशिक स्ट्रेन कहलाता है। मतलब प्राणियों में नए एवं विकसित लक्षणों वाली नई आनुवांशिक स्ट्रेन जीन इंजीनियरिंग द्वारा तैयार करना, तो ये उपयोग हो जाएगा। फिर अगला है जैविक अपशिष्ट का रूपांतरण। इसके अंतर्गत कूड़े करकट से आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बने जीवाणुओं द्वारा एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। यानी जो कूड़ा करकट होता है, जो बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं, उससे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बने जीवाणुओं द्वारा एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। फिर अगला है प्रदूषण नियंत्रण। पॉल्यूशन कंट्रोल के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित अपशिष्ट, घरों से निष्कासित वहितमल एवं अपमार्जक, समुद्र की सतह पर फैला तेल, कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि को नष्ट करने के लिए कार्य आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित जीवाणु करते हैं। इसे सुपर बग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रदूषण के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित अपशिष्ट, यानी जो उद्योग है बड़े बड़े से, वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ऐसे ही घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो वहितमन निकलता है, जो अपमार्जक निकलता है, ऐसे ही समुद्र की सतह पर फैला जो तेल होता है वो भी प्रदूषण फैलाता है। कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि को नष्ट करने का कार्य आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित जीवाणु करते हैं। यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जो जीवाणु बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, ये सब इस चीज़ को खत्म करते हैं। चाहे वो कीटनाशी हो, पीड़कनाशी हो, वहितमल हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, इसको खत्म किया जाता है। इसी को सुपर बग कहा जाता है। इसका नाम रखा गया है सुपर बग। तो इस तरह से प्रदूषण नियंत्रण में भी जीन इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग लाभदायक है, उपयोगी है। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम की सहायता से विदलन करके या खंडन करके डीएनए खंडों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, उसके माता पिता, अपराधी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इस तकनीक की खोज एलेक जेफ्रीव ने सन 1986 ईस्वी में की थी। आपको बताते चलें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर हम एक फुल वीडियो अपलोड करेंगे, वहां पर इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जीन इंजीनियरिंग के उपयोग पर। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जीन इंजीनियरिंग उपयोगी है कि जीनी अभियांत्रिकी का उपयोग करके ट्रांसजेनिक पादप तथा जंतु तैयार किए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। ट्रांसजेनिक पादप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं। तो किसी पादप में विदेशी जीन को प्रतिपादित करने से बना नया पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। मतलब किसी पौधे में ऐसे विदेशी पौधे के जीन को डाला जाए जो उस पौधे के कुल के किसी भी सदस्य से ना मिलता हो, यहाँ तक कि किसी अन्य पौधे से भी ना मिलता हो, तो बना नया पौधा ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। तो जब किसी एक पौधे में किसी विदेशी पौधे के जीन को डालते हैं, तब बने पौधे को ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि एक पौधे में जीन को कैसे या किससे डालते हैं। तो पादप में किसी बाह्य जीन को सम्मिलित करने के लिए अनेक प्रकार के वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि पौधों या पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से प्लाज्मिड्स काम में लाए जाते हैं, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस का ट्यूमर या अबुर्द जो होता है प्रेरणात्मक प्लाज्मिड काम में लाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा आदि नवीन विधियों के द्वारा जीन स्थानांतरित किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक पादप अपने मूलभूत प्रकार यानी वाइल्ड टाइप से केवल विदेशी जीन के द्वारा ही भिन्न होते हैं, फॉरेन जीन के द्वारा ही भिन्न होते हैं। अतः ट्रांसजेनिक पादपों में वह लक्षण भी निहित होते हैं जो ये विदेशी जीन इनमें समावेश कराते हैं। इस प्रकार ट्रांसजेनिक पादपों द्वारा वैज्ञानिक मन चाहे लक्षणों वाले नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे लक्षण मानव जीन के लिए उपयोगी हों या अनुपयोगी हों। इन लाइनों को
अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। ट्रांसजेनिक पादप अपनी जाति से केवल विदेशी जीन से ही अलग होते हैं। मतलब जब इनमें विदेशी जीन डालते हैं तभी ये दूसरी तरह के लक्षण प्रकट करते हैं। मतलब हर ट्रांसजेनिक पादप में विदेशी पादप के जीन मिले होते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक इन पादपों से मनचाहे लक्षण पैदा कर लेते हैं। अब मनचाहे लक्षण तो उत्पन्न हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लक्षण उपयोगी ही हैं या अनुपयोगी भी हो सकते हैं। चलिए अब ट्रांसजेनिक पादपों का महत्व समझ लेते हैं, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो महत्व के अंतर्गत कीटों के प्रति सहनशीलता, विषाणु के संरक्षण, संचायक प्रोटीन और प्रकाश नियंत्रित जीन, ये आश्चर्यचकित तथ्य होते हैं। मतलब ट्रांसजेनिक पादप कीटों के प्रति सहनशील होते हैं, अर्थात इनमें जल्दी कीट नहीं लगते हैं। विषाणु से संरक्षण, मतलब वायरस से प्रोटेक्टेड होते हैं, वायरस का इन पर कोई असर नहीं होता है, अर्थात वायरस इन पर जल्दी आक्रमण नहीं करते हैं। और संचायक प्रोटीन का मतलब ये है कि इनमें अधिक प्रोटीन स्टोर होती है, अधिक प्रोटीन संचित होती है, आदि तरह से ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के इन लाइनों का अर्थ यह हुआ कि खेतों में बोने के बाद ट्रांसजेनिक जो पादप होते हैं या ट्रांसजेनिक पादप वाली जो फसलें होती हैं, ये कीट प्रतिरोधक क्षमता, कवकनाशी प्रतिरोधक क्षमता और विषाणुओं से बचाव का ऊंचा स्तर बनाए रखती हैं। इसी प्रकार से मक्का, आलू व कपास के ट्रांसजेनिक पादप अत्यधिक उत्पादन और कीटों के प्रति सहनशील होते हैं। तो इस प्रकार से महत्व के अंतर्गत हो जाएगा। तो आज के युग में जीन क्रांति ने तहलका मचा दिया है। बाजारों में ताजे टमाटर, फल व सब्जी के रंग रंगत सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टमाटर को पिलपिला होने से रोकने व उसकी कठोरता बनाए रखने के लिए उसमें किसी कीटाणु या वायरस के जीन्स पौधे में ही ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्व हो जाएंगे। चलिए अब ट्रांसजेनिक पौधों या ट्रांसजेनिक पादपों को विकसित करने के उद्देश्यों को डिटेल से समझ लेते हैं। तो पहला है प्रतिरोधी जातियों का विकास, यानी ऐसे पादपों का विकास किया जा रहा है जिनमें रोग पैदा करने वाले विषाणुओं और कवकों से संक्रमण से बचे रहने की क्षमता होती है। जैसे तंबाकू, चावल, आलू, टमाटर, पपीता आदि ऐसी फसलें हैं जिनमें वायरस और कवक का असर जल्दी नहीं होता है। फिर अगला है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। तो पीड़कनाशी यानी पीड़क का मतलब है जो फसलों में कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीट पतंगे आदि जो लगते हैं, यानी जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे ट्रांसजेनिक पादप किस्मों का विकास किया गया है जिनको पीड़कनाशी दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और जब इन पीड़कनाशी रसायनों का कम प्रयोग होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब कोई रसायन फसलों पर छिड़का जाता है तो उसका कुछ न कुछ असर फसल के दानों पर भी होता है और हम लोग उन्हीं अनाज के दानों को खाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो पहले के लोग उम्र बहुत अधिक होती थी उनकी, लेकिन अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो इनमें से कुछ हद तक पीड़कनाशी रसायनों का भी योगदान माना जा सकता है। फिर अगला उद्देश्य है भंडारण के समय होने वाले नुकसान में कमी। तो जीनी अभियांत्रिकी का उपयोग करके टमाटर की ऐसी ट्रांसजेनिक पादपों का विकास किया गया है जो देर से पकती हैं और काफ़ी समय तक बिना खराब हुए रखी जा सकती हैं। मतलब ये कि टमाटर को पिलपिला होने से रोकने और उसकी कठोरता को बनाए रखने के लिए जीन्स को पौधे में ट्रांसप्लांट किया गया है। इस प्रकार से ज़्यादा दिनों तक टमाटर को रखा जा सकता है। फिर अगला है पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। तो नए जीन्स प्रवेश करा करके ऐसे ट्रांसजेनिक पादप बनाए गए हैं जिनसे फसलों की पैदावार बढ़ गई है, पौधों पर फल ज़्यादा लगते हैं, बीज का आकार बड़ा हो गया है और बीज अधिक संख्या में भी बनने लगे हैं, इसीलिए उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। जैसे टमाटर, प्याज, मटर, गेहूँ, चावल, मक्का आदि प्रजातियों का विकास ऐसे ही किया गया है या इसी उद्देश्य से किया गया है। फिर अगला है पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं, कौन सा जीवाणु होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला? राइजोबियम। तो राइजोबियम के जीन को दूसरी फसलों में डालने का प्रयास किया जा रहा है या प्रयास जारी है ताकि नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का कम प्रयोग करना पड़े। तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक पादपों के माध्यम से नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। फिर अगला है घास फूस नाशी
प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास। तो जब हम कोई फसल खेत में बोते हैं तो बहुत सारा खरपतवार उग जाता है और उस खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग खरपतवारनाशी, शाकनाशी रसायनों का छिड़काव करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण फसल प्रभावित होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही साथ फसल के दाने भी कुछ न कुछ हद तक प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अब ट्रांसजेनिक पादप के माध्यम से कपास, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन आदि के पौधे तैयार किए गए हैं जो इन रसायनों को नष्ट करते हैं, यानी इस होने वाली हानि को खत्म करते हैं। चाहे वो घास फूस नाशी हो, चाहे शाकनाशी हो, तो इसकी प्रतिरोधी जातियों का विकास किया गया है। फिर अगला है पादपों में पोषक पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। तो ऐसी फसलों और सब्जियों का विकास किया गया है जिनमें प्रोटीन, विटामिन आदि अधिक मात्रा में हो, यानी आम जनता को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। इसीलिए ट्रांसजेनिक पादपों का विकास किया गया है ताकि पादपों में पोषक पदार्थों की पोषण जो क्षमता है, जो प्रोटीन्स है, जो विटामिन्स है, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें, जिससे आम जनता को लाभ होगा, गरीब जनता को लाभ होगा। अगला है खाने योग्य वैक्सीन का उत्पादन, अर्थात टमाटर और आलू के ऐसे पौधों को तैयार किया जा रहा है, टमाटर व आलू के जीएम पौधों को तैयार किया जा रहा है जिनको खाने से मनुष्य व पशुओं में आंतरिक रोग उत्पन्न होने वाले विषाणुओं के प्रति वैक्सीन उत्पन्न होने वाले जीन हों और उनको खाने से टीकाकरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, उन रोगों के टीके लगवाए जाते हैं, तो उन टीकों की आवश्यकता नहीं होगी, टीका लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यानी ऐसे टमाटर और आलू के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक पादप ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य हैं और भी मैंने कुछ मुख्य उद्देश्य आप लोगों को बताए हैं। चलिए अब कुछ ट्रांसजेनिक पौधों की सूची देख लेते हैं। तो पहला है सुनहरा चावल। सुनहरा चावल उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिन क्षेत्रों के लोगों में विटामिन ए की कमी थी, तो उन क्षेत्रों में इसका विकास किया गया है। फिर अगला है बीटी मक्का, बीटी कपास, बीटी धान। ये पीड़क प्रतिरोधी किस्में हैं, यानी इनमें पीड़क नहीं लगते हैं। फिर अगला है फ्लेवर सेवर टमाटर। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मॉडिफाइड फल है। ये फल पकने पर पिलपिले और ढीले नहीं होते हैं। बता दें कि इस टमाटर का जीनी परिवर्तन कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने किया था। और कुछ ऐसे ही ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण हैं, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, सलजम है, बैंगन है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि कुछ ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण बताइए तो या फसलों के नाम बताइए, तो आप इन फसलों के नाम बता सकते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं समझ लेते हैं। जीन पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा जर्म कोशिकाओं का रूपांतर ट्रांसजेनेसिस कहलाता है और इस प्रकार से प्राप्त जंतुओं को ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। तो जीन पुनर्संयोजन तकनीक को जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जा सकता है। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों के जुड़ने की प्रक्रिया को जीन पुनर्संयोजन तकनीक या रिकम्बिनेशन कहते हैं, अथवा कहें तो दो अलग अलग सोर्सेस से लिए गए जीनों के मिलने को ही जीन पुनर्संयोजन तकनीक कहा जाता है। डीएनए रिकम्बिनेशन पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो जब जीन इंजीनियरिंग के द्वारा कोई जंतु बनता है या जीन इंजीनियरिंग के द्वारा जो जंतु बनते हैं उन्हें ही ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा विकसित जंतु होते हैं जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु कोशिका के मनचाहे लक्षण वाले जीन को निवेश कराते हैं। यानी किसी दूसरे जंतु कोशिका से जो मनचाहे लक्षण होते हैं, जो हम चाहते हैं ऐसे लक्षण होते हैं, उनको इसमें निवेश करा दिया जाता है उन जीन्स को, तो जो जंतु बनता है उसे ही ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। तो अब आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन द्वारा भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश आदि जंतुओं में ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न कर लिए गए हैं। इस प्रकार से
जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस तथा ऊन देने वाले जंतुओं का विकास हुआ है। मतलब ट्रांसजेनिक जंतुओं से हमें अधिक गुणवत्ता वाले जंतु प्राप्त होते हैं जो अधिक मात्रा में दूध भी देंगे। यदि मांस वाले जंतु हैं तो अधिक मांस होगा, और यदि ऊन वाले जंतु हैं तो अधिक और अच्छा ऊन होगा। ऐसे ही कोई भी ट्रांसजेनिक जंतु हों, उनसे उसी के अनुसार अधिक लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से होने वाले जंतुओं के विकास को ही आणविक खेती कहा जाता है अथवा मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आणविक खेती किसे कहते हैं? तो जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस या ऊन देने वाले जंतुओं के विकास को ही आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहा जाता है, यानी एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। चलिए अब ट्रांसजेनिक जंतु को विकसित करने के उद्देश्यों को समझ लेते हैं, यानी एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है अधिक दुग्ध उत्पादन। तो अधिक दूध के उत्पादन के लिए कई ट्रांसजेनिक जंतु बनाए गए हैं ताकि दूध की कमी को पूरा किया जा सके, जैसे गाय, बकरी आदि। तो इन जंतुओं के द्वारा अधिक दूध का उत्पादन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला है उत्तम गुणवत्ता व अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उत्तम गुणवत्ता वाले जंतु प्राप्त हों, यानी जो जंतुओं अथवा जानवरों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, और जब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो स्वस्थ होंगे, तो उनमें मांस भी अधिक मात्रा से प्राप्त होगा। मतलब अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति होगी। फिर अगला उद्देश्य है अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। तो एक उद्देश्य में ये भी है कि इन जंतुओं से हमें अच्छी तरह के प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ मिलें, यानी इन जंतुओं के दूध में भी मिल सकती है वो प्रोटीन। तो जैसे ट्रांसजेनी बकरियां होती हैं, इनके दूध में ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में सहायक होती है। फिर अगला उद्देश्य है अधिक अंडे देने की क्षमता। तो अंडों की कमी को पूरा करने के लिए भी ऐसे ट्रांसजेनिक जंतुओं या मुर्गियों का निर्माण किया गया है जो अधिक अंडे दे सकें। फिर अगला उद्देश्य है पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास। तो बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो पूरे वर्ष अंडे नहीं देते हैं, लेकिन अब जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसे ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किया गया है जो पूरे साल अंडे देंगे, यानी पूरे वर्ष भर अंडे दे सकते हैं। ऐसे जीवों का विकास हुआ है। फिर अगला है छोटे जनन चक्र वाले जंतुओं का विकास, जिससे जल्दी ही चूजे तैयार हो सकें। तो बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनका जनन चक्र बहुत लंबा होता है, अर्थात वे बहुत दिनों के बाद चूजे या बच्चे देते हैं। तो अब ट्रांसजेनिक जंतुओं के माध्यम से ऐसे जंतुओं का विकास किया गया है जो जल्दी ही चूजे दे देंगे, ये जल्दी ही बच्चे हो जाएंगे उनके, यानी इनका जनन चक्र कम समय का होगा। फिर अगला उद्देश्य है जीन थेरेपी में उपयोग में लाया जा सके। तो ऐसे जंतुओं का विकास किया गया है जिन्हें जीन थेरेपी में उपयोग में पुनः से लाया जा सके, अच्छी तरह से उनका प्रयोग किया जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रांसजेनिक जंतुओं को कैसे बनाया जाता है। तो ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए ट्रांसफेक्शन क्रिया द्वारा वांछित जीन को जंतु कोशिका अथवा भ्रूण की कोशिका में या जायगोट के केंद्र में प्रवेश कराते हैं। ट्रांसफेक्शन क्या है आपको बता देते हैं। विजातीय डीएनए को कल्चर की हुई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्थापित करने की विधि को ट्रांसफेक्शन कहते हैं, और ऐसे ही विजातीय डीएनए वाली कोशिकाओं को ट्रांसफेक्टेड कोशिकाएं कहा जाता है। और इसी प्रकार से स्थापित किए जाने वाले विजातीय डीएनए या जीन को ट्रांसजीनी कहते हैं। तो ये सभी वर्ड आपको, ये सभी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि ट्रांसफेक्शन क्या है, ट्रांसफेक्टेड कोशिकाएं क्या हैं, या ट्रांसजीनी क्या है। तो विजातीय डीएनए को कल्चर की हुई कोशिकाओं में स्थापित करना ट्रांसफेक्शन कहलाता है। विजातीय डीएनए वाली कोशिकाओं को ट्रांसफेक्टेड कोशिकाएं कहते हैं, और इसी प्रकार से स्थापित किए जाने वाले विजातीय डीएनए या जीन को ट्रांसजीनी कहते हैं। अब ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए विजातीय जीन को निषेचित अंडे के केंद्रक में सीधे इंजेक्ट करते हैं और अंडे को सैरोगेट मदर में निरूपित किया जाता है या निरूपित करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न संतान में विजातीय जीन का पूर्ण होना आवश्यक है, यानी निवेशित जीन में संरचनात्मक जीन के साथ साथ नियंत्रक जीन खंड का होना भी जरूरी है। चलिए अब ट्रांसजेनिक जंतुओं के उदाहरण समझा देते हैं या उदाहरणों को बता देते हैं।
चूहा, खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, मेढक, कीट आदि बहुत से ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास जीनी अभियांत्रिकी अथवा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया गया है। कुछ प्रमुख ट्रांसजेनिक जंतुओं में पहला है ट्रांसजेनिक मूषक यानी ट्रांसजेनिक माउस। इसे सन 1982 में चूहे की वृद्धि हार्मोन के जीन को मूषक में स्थानांतरित करके उत्पन्न किया गया था। वृद्धि हार्मोन को अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और शॉर्टकट में जीएच बोला जाता है। यदि आप लोगों को हार्मोन पर फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक चूहों का कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है कैंसर विज्ञान में। कैंसर जीन युक्त ट्रांसजेनिक चूहे बनाकर उन पर कैंसर जीन के प्रभाव तथा कैंसर औषधियों द्वारा उपचार का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन चूहों को कैंसर युक्त जीन से बनाते हैं और फिर जब कैंसर वाले जीन इनमें आ जाते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, उनका अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ कैंसर औषधियों का भी अध्ययन करते हैं कि कौन सी औषधि या कौन सी दवा दी जाए तो कैंसर ठीक होगा या किस हद तक ठीक होगा, कौन सी दवा उपयोगी होगी आदि चीज़ों का अध्ययन कैंसर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे ही प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत इन चूहों में इम्यूनोजीन को निवेशित करके टी कोशिकाओं की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम कैसा काम करता है उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से रोगों का अध्ययन और निदान के अंतर्गत चूहों में किसी भी रोग के जीन को रोपित करके उससे उत्पन्न लक्षणों व उसकी रोकथाम और निदान की खोज की जाती है। अर्थात पहले चूहे में किसी भी रोग का जीन डाल देते हैं या रोपित कर देते हैं, फिर क्या क्या लक्षण उत्पन्न हुए वे देखते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए और उसका इलाज कैसे हो आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से फिर अगला ट्रांसजेनिक जंतु है ट्रांसजेनिक भेड़। ट्रांसजेनिक भेड़ों के अंतर्गत ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन वाली भेड़ें तैयार की गई हैं। इसी प्रकार से ट्रांसजेनिक बकरियां, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक सूअर, ट्रांसजेनिक कुक्कुट और ट्रांसजेनिक मछलियां तैयार की गई हैं। ट्रांसजेनिक बकरियों के अंतर्गत दूध देने वाली ऐसी प्रोटीन इसमें पाई जाती है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से अनेक ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास किया गया है। आशा है आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पर जो मैंने आज टॉपिक आपको समझाएं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है और बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, अर्थात जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। अथवा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा होगी संपूर्ण जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को ही जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को और सरल भाषा में लिखना चाहें तो सूक्ष्म जीवों में, जैसे सूक्ष्म जीव कौन कौन से होंगे, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक तथा पादप और जंतु कोशिकाओं, कोशिकांगों अथवा ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे तकनीकी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम न केवल डीएनए में हेर फेर कर सकते हैं बल्कि सजीवों का भी किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत
अंतर्गत विशेष प्रकार से लाभदायक जीवधारियों का निर्माण किया जाता है। तो अब आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जान लेते हैं, या यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अथवा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का पहला उपयोग है कृषि क्षेत्र में। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है। तो इनमें से कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। पहला है रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना। अर्थात रोग रहित का मतलब है ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें रोग ना लगे, स्वस्थ हों, हेल्दी हों। और रोग प्रतिरोधक का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता हो। अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसे पौधों का उत्पादन किया जाता है जिन पर रोगों का कोई असर नहीं होता है और उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी होती है, यानी हेल्दी पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर अगला है कीट, कवक, विपरीत मृदा अवस्थाओं, सूखा, शाकनाशी की प्रतिरोधक उत्परिवर्ती किस्में तैयार करना। मतलब कीटों से बचने वाली प्रजातियां तैयार की जाती हैं, कवक से प्रतिरोधी जातियां उत्पन्न की जाती हैं जो खराब मिट्टी में भी पैदावार अच्छी दें या उगाई जा सकें, यानी ऊसर भूमि में भी अच्छी पैदावार हो सके, ऐसी प्रजातियों को विकसित किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ऐसे ही सूखा होने पर यानी सूखा को सहन करने वाले पौधों की जातियां उत्पन्न की जाती हैं, अच्छी उपज देने वाली, उनका उत्पादन अच्छा हो, ये सारा कुछ जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया जाता है या इसका ही उपयोग होता है। फिर अगला है परागकोश संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे तैयार करना। अर्थात परागकोशों का संवर्धन करके नई प्रजाति के पौधे तैयार करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना। तो भूमि और पौधों में बताया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाता है, यानी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमि में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है या पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ाया जाता है। आपको यहीं पर बताते चलें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि बहुत सारे जीवाणु होते हैं। और फिर अगला है पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना। तो पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। और जब अच्छा पोषण होगा तो पौधे स्वस्थ रहेंगे और पैदावार भी अच्छी होगी, यानी पोषण अच्छा होने पर, न्यूट्रिशंस अच्छा होने पर पौधे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों की ऐसी किस्में तैयार की जाती हैं जिनको उगाने में खाद का कम प्रयोग करना पड़ता है, रसायनों का कम प्रयोग करना पड़ता है और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और ऐसी ही नई पादप जातियों का विकास किया जा रहा है जो रोगों से बची रहेंगी और उन पर ऊसर भूमि का या सूखे का या कोहरे का कोई भी असर नहीं होगा, या कहा जाए तो उनमें इन सब को सहन करने की क्षमता होगी। इसी प्रकार फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों के लिए भी पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें तैयार की गई हैं, जिससे आदमी इन पीड़कनाशी से होने वाले नुकसान से बच जाता है या होने वाला नुकसान नहीं होता है। तो ये हुआ कृषि क्षेत्र में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी है। चलिए अब आते हैं दूसरे पर, औद्योगिक क्षेत्र में अर्थात इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी है। तो जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को भी पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है। तो पहला इसमें से है औद्योगिक सूक्ष्मजीवी उत्पाद, जैसे प्रतिजैविक, यानी औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक तैयार करने में भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी उपयोगी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से अनेकों प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, जैसे कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। कुल मिलाकर के औद्योगिक क्षेत्र में पहला हुआ प्रतिजैविक तैयार करने में। फिर दूसरा है किण्वन उत्पाद में, यानी शराब आदि बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की शराबें बनाने में, अच्छी से अच्छी शराबें बनाने में, अल्कोहल को बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है सूक्ष्मजीवी जीवभार बायोमास बढ़ाना, अर्थात सूक्ष्मजीवी जीवभार को बढ़ाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एंजाइम व प्रोटीन निर्माण में, यानी एंजाइम बनाने में और प्रोटीन के निर्माण में भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एंजाइम्स और प्रोटीन निर्माण के बाद आपको बता दें कि मानव प्रोटीन्स किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उपयोगी है।
तो इंटरफेरान पहला है। इंटरफेरान का उपयोग विषाणु संक्रमण यानी विषाणु से होने वाले जो संक्रमण होते हैं, उनसे होने वाले जो रोग होते हैं और कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है। इस तरह से दूसरा है मानव वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी इसको कहा जाता है, या केवल ग्रोथ हार्मोन भी आप कह सकते हैं। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पन्न बौनेपन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इंसुलिन जो है ये मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन सरल प्रसव हेतु यानी आसानी से बच्चा पैदा हो जाए, इसके लिए किया जाता है। फिर अगला है ट्यूमर नेक्रोसिस कारक, ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। और एरिथ्रोप्रोटीन जो होती है ये रक्तहीनता के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही यूरोगेस्ट्रॉन जो है छूट गया था, घाव भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ मानव प्रोटीन्स हैं जिनका चिकित्सीय उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है औद्योगिक क्षेत्र में कृत्रिम ईंधन, जैसे एथेनॉल, मीथेन, हाइड्रोजन का सूक्ष्मजीवी द्वारा उत्पादन होता है। यानी सूक्ष्मजीवों के द्वारा कृत्रिम ईंधन को बनाया जाता है, जैसे एथेनॉल है, मीथेन है, हाइड्रोजन है आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादन किए जाते हैं। फिर अगला है सूक्ष्मजीवी खनन प्रक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करना। यानी खनन प्रक्रिया के द्वारा, सूक्ष्मजीवी खनन प्रक्रिया के द्वारा धातुओं के उनके अयस्कों से अलग किया जाता है, अलग प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में सोमैटोस्टेटिन उत्पादन में। तो यह जीवाणु कोशिका में कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ प्रथम मानव वृद्धि हार्मोन है। यानी इसको जीवाणु कोशिका के अंतर्गत बनाया गया है। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो उसी जीवाणु कोशिका में कृत्रिम तरह से बनाया गया मानव वृद्धि हार्मोन है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा 100 ग्राम ई कोलाई जीवाणु जो होते हैं, यानी जो मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाते हैं, जो ई कोलाई होता है ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। तो बता दें कि प्रौद्योगिकी के द्वारा 100 ग्राम ई कोलाई जीवाणु कोशिकाएं किण्वन यंत्र में 5 मिलीग्राम सोमैटोस्टेटिन निर्मित करती हैं। यानी 100 ग्राम ई कोलाई जीवाणु जो होते हैं ये कोशिकाएं किण्वन यंत्र में क्या करती हैं? 5 मिलीग्राम सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है इसका उत्पादन करते हैं, इसको बनाती हैं। इसके पहले इतनी ही मात्रा में यही हार्मोन 100 टन भेड़ों के मस्तिष्क से बनाया जाता था। फिर अगला है स्वास्थ्य की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर। तो लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार करने में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान रहा है। कौन कौन से? जैसे टीका उत्पादन, यानी वैक्सीन को बनाने में, टीके को बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का विशेष योगदान रहा है। फिर दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन। जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, अगर आप लोग हार्मोन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड हैं, अलग अलग भी हैं और एक फुल में है जिसमें सारे हार्मोन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही गर्भ पूर्व रोग की जानकारी भी जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी होती है। यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको किया जाता है गर्भ पूर्व रोग की जानकारी, गर्भ से पहले जो रोग हो जाते हैं उनकी जानकारी करने के लिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर आते हैं अगले पर। तो बीटा थैलेसीमिया जो होता है यानी हीमोग्लोबिन निर्माण का जो वंशागत रोग है, सिकल सेल एनीमिया जो है यानी असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी की ऑक्सीजन धारिता कम होती है, इससे एनीमिया के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ऐसे ही एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, इन जो रोग हमने गिनाए हैं ये वाले सारे, इन रोगों को पहचानने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही जीन अदला बदली चिकित्सा में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी जीन को चेंज करने में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं अगले पर। तो अगला है पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी अर्थात इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी। तो पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन करने में, यानी अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करने में, उनका निष्पादन करने में, उनको खत्म करने में, समाप्त करने में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी अधिक उपयोगी रही है। फिर इसी तरह से दूसरा है जैव भार, एथेनॉल, बायोगैस, हाइड्रोजन, पेट्रोपादपों का मतलब है ऐसे पादप जिनके हाइड्रोजन से तरल ईंधन प्राप्त किया जाता है, वह पेट्रोपादप कहलाते हैं, के द्वारा ऊर्जा उत्पादन भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी क्या है
और इसके उपयोग क्या हैं बताए। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा समझ लेते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करने को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इस परिभाषा का अर्थ हुआ कि वैज्ञानिकों द्वारा आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए अर्थात डीएनए की संरचना में मनचाहा या जरूरी बदलाव करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, अथवा डीएनए के स्ट्रक्चर में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करना ही जीन मैनिपुलेशन अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा अंग्रेजी में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे धान के खेतों में आपने देखा होगा जो नील हरी शैवाल होती है अथवा अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन अलगी होती है। तो ये नील हरी शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, यानी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। तो इस वैज्ञानिकों ने क्या किया कि नील हरी शैवाल के जीन्स को लेकर के धान की फसल में स्थानांतरित कर दिया। तो इस प्रकार से अब इसमें वो क्षमता आ गई कि ये नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर सके, अर्थात धान को अतिरिक्त नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जीवधारी में यदि कोई गुण है तो उसके जीन्स से दूसरे जीवधारी में वैसे ही गुण विकसित करना ही जीन इंजीनियरिंग अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये तो हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफिनीशन अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा। चलिए अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी का ध्येय समझ लेते हैं, यानी इसमें क्या क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है ये समझ लेते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण यानी हेरिडिटी मटेरियल का आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है, या मनुष्यों द्वारा संश्लेषण दो अलग अलग प्रकार से जीनों के डीएनए को अलग किया जाता है। डीएनए की अच्छी तरह से मरम्मत की जाती है और डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को या तो हटाकर या जोड़कर मनचाही संरचना वाले नए डीएनए अणुओं को बनाकर या संश्लेषण करके किसी भी जीवधारी में इच्छित गुणों को लाया जाता है। यानी जो हम चाहते हैं, जो हम चाहें वैसे गुणों को लाना आदि कार्य आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है। आपको बताते चलें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी को अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक भी कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये नाम भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी इस नाम से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक क्यों कहा जाता है, यदि ये पूछा जाए तो बताएंगे कि इस पे दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है। यानी दो अलग अलग जगह से डीएनए को जोड़ करके नया डीएनए बनाया जाता है और बैक्टीरिया या जीवाणु में पहुंचा करके इसकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं या क्लोन तैयार किए जाते हैं। मतलब पहले दो अलग अलग डीएनए को जोड़ करके नया डीएनए बनाया जाता है, फिर इस नए डीएनए को बैक्टीरिया में पहुंचा करके कई कॉपी किया जाता है या क्लोन बनाए जाते हैं या कई प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दो अलग अलग स्रोत के डीएनए खंडों को जुड़ने से बने डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं, और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजन या रिकम्बाइनेशन कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी क्यों कहा जाता है। बता दें कि जीन इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनॉल, ग्लिसरीन आदि का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जा रहा है। चलिए अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक की क्रियाविधि को समझ लेते हैं, अथवा पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक की क्रियाविधि को जान लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिकम्बाइनेशन
टेक्निक को समझ लेते हैं। डीएनए पुनर्संयोजक तकनीक की क्रियाविधि कई पदों में पूर्ण होती है, जिसमें से पहला पद है डीएनए का वांछित खंड तैयार करना। मतलब सबसे पहले इसमें कोशिका या सेल के आनुवंशिक पदार्थ से विशेष न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से मनचाहा डीएनए खंड तैयार किया जाता है। फिर दूसरा है वाहक डीएनए का चयन। तो वाहक डीएनए के चयन में क्या होता है कि ऊपर जो पहले पॉइंट में मैंने बताया है डीएनए खंड तैयार किया गया है, तो उसी डीएनए खंड को किसी विशेष बैक्टीरिया या जीवाणु प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। और फिर इसके बाद अगला है, अब ये जो पुनर्संयोजन डीएनए बना उसको पोषक कोशिकाओं अर्थात जीवाणु कोशिका में डालते हैं। और इसके बाद चौथा है पुनर्संयोजक डीएनए युक्त जीवाणु कोशिकाओं का चयन तथा उचित माध्यम में इनका संवर्धन किया जाता है इसके अंतर्गत। यानी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद उसे उचित माध्यम में संवर्धन करते हैं ताकि डीएनए की अधिक प्रतिलिपियां या क्लोन अथवा कॉपी तैयार की जा सकें। फिर अगला है पुनर्संयोजक डीएनए की प्रतिलिपियां या क्लोन को अन्य पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करा करके संबंधित पदार्थों का संश्लेषण करना है। यानी जो क्लोन बनते हैं उन्हें दूसरी पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश कराने के बाद उससे जुड़े पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। तो ये तो हुई पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। चलिए अब जीन इंजीनियरिंग अथवा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपयोग को समझ लेते हैं, अर्थात इसके कौन कौन से उपयोग हैं ये जान लेते हैं। तो जीन इंजीनियरिंग अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला उपयोग है औद्योगिक उपयोग। उच्च वर्ग के जीवों में विटामिन्स, प्रतिजैविक या हार्मोन्स के जीन के कोड ज्ञात करके इनके संश्लेषित डीएनए को जीवाणु में पुनः स्थापित करके विटामिन्स, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि रसायनों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण करना संभव हुआ है। इस विधि द्वारा मानव इंसुलिन का संश्लेषण ई कोलाई द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोमैटोस्टैटिन, थाइमोसिन आदि हार्मोन का भी औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। मतलब जो बड़े जीवधारी हैं उनके विटामिन्स, एंटीबायोटिक या हार्मोन्स के जीन के कोड ज्ञात किया जाता है और फिर उनके संश्लेषित डीएनए को बैक्टीरिया में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण विटामिन्स, हार्मोन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि रसायनों का औद्योगिक स्तर पर, उद्योगों के स्तर पर बनाया जा रहा है। इसी विधि के द्वारा ही मानव इंसुलिन का संश्लेषण ई कोलाई जीवाणु में किया जाता है। ई कोलाई हमारे कोलन में पाया जाता है जीवाणु। तो इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन, थाइमोसिन आदि हार्मोन्स का भी औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जीन इंजीनियरिंग का उपयोग औद्योगिक स्तर पर विटामिन्स, हार्मोन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा औद्योगिक उपयोग। फिर दूसरा है चिकित्सीय उपयोग। तो जीन इंजीनियरिंग द्वारा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि वंशागत रोगों की पहचान एवं उपचार संभव हो पाया है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ही हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या आदि वंशागत जो रोग होते हैं उनकी पहचान करना संभव हो पाया है, उनको पहचानना आसान हो पाया है और उनका उपचार भी संभव हो पाया है। हिपेटाइटिस, रेबीज, हैजा आदि से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है और इसी के अंतर्गत हिपेटाइटिस है, रेबीज है, हैजा है, इन रोगों से बचाव के लिए भी वैक्सीन तैयार की जाती है, टीके तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से चिकित्सीय उपयोग हो जाएगा। अब आते हैं अगले पर। अगला उपयोग है कृषि क्षेत्र में उपयोग। एग्रीकल्चरल यूजेस क्या है? तो नीले हरे शैवाल अनेक जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मतलब जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है, जो नील हरी शैवाल होती है, यह शैवाल नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, यानी मृदा की उर्वरता में नाइट्रोजन को बढ़ाती है, यानी मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। इनके जीन्स को अनाज वाली फसलों में स्थानांतरित करने के प्रयत्न जारी हैं। यानी कि जो नील हरी शैवाल होती है इसके जीन्स को अनाज वाली फसलों में स्थानांतरित वैज्ञानिक लोग करेंगे। तो जब वहां पर स्थानांतरित कर देंगे तो स्थानांतरित करने से उन फसलों में यानी अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने की क्षमता आ जाएगी। इस तरह से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके फलस्वरूप फसलों को अतिरिक्त नाइट्रोजन उर्वरकों की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी।
फिर अगला है नई आनुवांशिक स्ट्रेन्स। प्राणियों में नए एवं विकसित लक्षणों वाली नई आनुवांशिक स्ट्रेन जीन इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो नई आनुवांशिक स्ट्रेन का मतलब होता है कि आनुवांशिक पदार्थ के कार्यों व प्रकृति के विषय में अध्ययन करना, यानी आनुवांशिक स्ट्रेन कहलाता है। मतलब प्राणियों में नए एवं विकसित लक्षणों वाली नई आनुवांशिक स्ट्रेन जीन इंजीनियरिंग द्वारा तैयार करना, तो ये उपयोग हो जाएगा। फिर अगला है जैविक अपशिष्ट का रूपांतरण। इसके अंतर्गत कूड़े करकट से आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बने जीवाणुओं द्वारा एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। यानी जो कूड़ा करकट होता है, जो बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं, उससे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बने जीवाणुओं द्वारा एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। फिर अगला है प्रदूषण नियंत्रण। पॉल्यूशन कंट्रोल के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित अपशिष्ट, घरों से निष्कासित वहितमल एवं अपमार्जक, समुद्र की सतह पर फैला तेल, कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि को नष्ट करने के लिए कार्य आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित जीवाणु करते हैं। इसे सुपर बग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रदूषण के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित अपशिष्ट, यानी जो उद्योग है बड़े बड़े से, वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ऐसे ही घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो वहितमल निकलता है, जो अपमार्जक निकलता है, ऐसे ही समुद्र की सतह पर फैला जो तेल होता है वो भी प्रदूषण फैलाता है। कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि को नष्ट करने का कार्य आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित जीवाणु करते हैं। यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जो जीवाणु बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, ये सब इस चीज़ को खत्म करते हैं। चाहे वो कीटनाशी हो, पीड़कनाशी हो, वहितमल हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, इसको खत्म किया जाता है। इसी को सुपर बग कहा जाता है। इसका नाम रखा गया है सुपर बग। तो इस तरह से प्रदूषण नियंत्रण में भी जीन इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग लाभदायक है, उपयोगी है। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम की सहायता से विदलन करके या खंडन करके डीएनए खंडों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, उसके माता पिता, अपराधी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इस तकनीक की खोज एलेक जेफ्रीव ने सन 1986 ईस्वी में की थी। आपको बताते चलें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर हम एक फुल वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पर इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जीन इंजीनियरिंग के उपयोग पर। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जीन इंजीनियरिंग उपयोगी है। मानव गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स की लगभग अनुमानित संख्या 30,000 होती है। ये आपको जानकारी दे दें, जो मानव के गुणसूत्र होते हैं उस पर लगभग 30,000 जीन उपस्थित होते हैं। लगभग में है, अनुमानित है। इनमें से अधिकांश का अध्ययन करके मानव जीन लाइब्रेरी तैयार की जाती है। यानी इसी के द्वारा इनमें से बहुत से जीन्स का अध्ययन करके लाइब्रेरी तैयार की जाती है। कौन सी लाइब्रेरी? तो मानव जीन लाइब्रेरी तैयार की जाती है। आपको यहीं पर बताते चलें कि जीनी अभियांत्रिकी का उपयोग करके ट्रांसजेनिक पादप तथा जंतु तैयार किए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। आपको यहीं पर और बता दें कि ट्रांसजेनिक पादप पर हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे और ट्रांसजेनिक जंतु पर भी एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। तो आशा है आप लोगों को जीन इंजीनियरिंग अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी या कहा जाए तो पुनर्योगज डीएनए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में बताएंगे, अर्थात ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं समझ लेते हैं। जीन पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा जर्म कोशिकाओं का रूपांतर ट्रांसजेनेसिस कहलाता है, और इस प्रकार से प्राप्त जंतुओं को ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। तो जीन पुनर्संयोजन तकनीक को जीनी इंजीनियरिंग या
आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जा सकता है। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों के जुड़ने की प्रक्रिया को जीन पुनर्संयोजन तकनीक या रिकम्बिनेशन कहते हैं, अथवा कहें तो दो अलग अलग सोर्सेस से लिए गए जीनों के मिलने को ही जीन पुनर्संयोजन तकनीक कहा जाता है। डीएनए रिकम्बिनेशन पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो जब जीन इंजीनियरिंग के द्वारा कोई जंतु बनता है या जीन इंजीनियरिंग के द्वारा जो जंतु बनते हैं उन्हें ही ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा विकसित जंतु होते हैं, जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु कोशिका के मनचाहे लक्षण वाले जीन को निवेश कराते हैं। यानी किसी दूसरे जंतु कोशिका से जो मनचाहे लक्षण होते हैं, जो हम चाहते हैं ऐसे लक्षण होते हैं, उनको इसमें निवेश करा दिया जाता है उन जीन्स को, तो जो जंतु बनता है उसे ही ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। तो अब आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन द्वारा भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश आदि जंतुओं में ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न कर लिए गए हैं। इस प्रकार से जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस तथा ऊन देने वाले जंतुओं का विकास हुआ है। मतलब ट्रांसजेनिक जंतुओं से हमें अधिक गुणवत्ता वाले जंतु प्राप्त होते हैं जो अधिक मात्रा में दूध भी देंगे। यदि मांस वाले जंतु हैं तो अधिक मांस होगा, और यदि ऊन वाले जंतु हैं तो अधिक और अच्छा ऊन होगा। ऐसे ही कोई भी ट्रांसजेनिक जंतु हों, उनसे उसी के अनुसार अधिक लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से होने वाले जंतुओं के विकास को ही आणविक खेती कहा जाता है अथवा मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आणविक खेती किसे कहते हैं। तो जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस या ऊन देने वाले जंतुओं के विकास को ही आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहा जाता है, यानी एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। चलिए अब ट्रांसजेनिक जंतु को विकसित करने के उद्देश्यों को समझ लेते हैं, यानी एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है अधिक दुग्ध उत्पादन। तो अधिक दूध के उत्पादन के लिए कई ट्रांसजेनिक जंतु बनाए गए हैं ताकि दूध की कमी को पूरा किया जा सके, जैसे गाय, बकरी आदि। तो इन जंतुओं के द्वारा अधिक दूध का उत्पादन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला है उत्तम गुणवत्ता व अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उत्तम गुणवत्ता वाले जंतु प्राप्त हों, यानी जो जंतुओं अथवा जानवरों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, और जब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो स्वस्थ होंगे, तो उनमें मांस भी अधिक मात्रा से प्राप्त होगा। मतलब अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति होगी। फिर अगला उद्देश्य है अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। तो एक उद्देश्य में ये भी है कि इन जंतुओं से हमें अच्छी तरह के प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ मिलें, यानी इन जंतुओं के दूध में भी मिल सकती है वो प्रोटीन। तो जैसे ट्रांसजेनिक बकरियां होती हैं, इनके दूध में ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में सहायक होती है। फिर अगला उद्देश्य है अधिक अंडे देने की क्षमता। तो अंडों की कमी को पूरा करने के लिए भी ऐसे ट्रांसजेनिक जंतुओं या मुर्गियों का निर्माण किया गया है जो अधिक अंडे दे सकें। फिर अगला उद्देश्य है पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास। तो बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो पूरे वर्ष अंडे नहीं देते हैं, लेकिन अब जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसे ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किया गया है जो पूरे साल अंडे देंगे, यानी पूरे वर्ष भर अंडे दे सकते हैं। ऐसे जीवों का विकास हुआ है। फिर अगला है छोटे जनन चक्र वाले जंतुओं का विकास, जिससे जल्दी ही चूजे तैयार हो सकें। तो बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनका जनन चक्र बहुत लंबा होता है, अर्थात वे बहुत दिनों के बाद चूजे या बच्चे देते हैं। तो अब ट्रांसजेनिक जंतुओं के माध्यम से ऐसे जंतुओं का विकास किया गया है जो जल्दी ही चूजे दे देंगे, ये जल्दी ही बच्चे हो जाएंगे उनके, यानी इनका जनन चक्र कम समय का होगा। फिर अगला उद्देश्य है जीन थेरेपी में उपयोग में लाया जा सके। तो ऐसे जंतुओं का विकास किया गया है जिन्हें जीन थेरेपी में उपयोग में पुनः से लाया जा सके, अच्छी तरह से उनका प्रयोग किया जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रांसजेनिक जंतुओं को कैसे बनाया जाता है। तो ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए ट्रांसफेक्शन क्रिया द्वारा वांछित जीन को जंतु कोशिका अथवा भ्रूण की कोशिका में या जायगोट के केंद्र में प्रवेश कराते हैं। ट्रांसफेक्शन क्या है आपको बता देते हैं। विजातीय डीएनए को
कल्चर की हुई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्थापित करने की विधि को ट्रांसफेक्शन कहते हैं और ऐसे ही विजातीय डीएनए वाली कोशिकाओं को ट्रांसफेक्टेड कोशिकाएं कहा जाता है और इसी प्रकार से स्थापित किए जाने वाले विजातीय डीएनए या जीन को ट्रांसजीनी कहते हैं। तो ये सभी वर्ड आपको, ये सभी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि ट्रांसफेक्शन क्या है, ट्रांसफेक्टेड कोशिकाएं क्या हैं या ट्रांसजीनी क्या है। तो विजातीय डीएनए को कल्चर की हुई कोशिकाओं में स्थापित करना ट्रांसफेक्शन कहलाता है। विजातीय डीएनए वाली कोशिकाओं को ट्रांसफेक्टेड कोशिकाएं कहते हैं और इसी प्रकार से स्थापित किए जाने वाले विजातीय डीएनए या जीन को ट्रांसजीनी कहते हैं। अब ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए विजातीय जीन को निषेचित अंडे के केंद्रक में सीधे इंजेक्ट करते हैं और अंडे को सैरोगेट मदर में निरूपित किया जाता है या निरूपित करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न संतान में विजातीय जीन का पूर्ण होना आवश्यक है, यानी निवेशित जीन में संरचनात्मक जीन के साथ साथ नियंत्रक जीन खंड का होना भी जरूरी है। चलिए अब ट्रांसजेनिक जंतुओं के उदाहरण समझा देते हैं या उदाहरणों को बता देते हैं। चूहा, खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, मेढक, कीट आदि बहुत से ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास जीनी अभियांत्रिकी अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया गया है। कुछ प्रमुख ट्रांसजेनिक जंतुओं में पहला है ट्रांसजेनिक मूषक यानी ट्रांसजेनिक माउस। इसे सन 1982 में चूहे की वृद्धि हार्मोन के जीन को मूषक में स्थानांतरित करके उत्पन्न किया गया था। वृद्धि हार्मोन को अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और शॉर्टकट में जीएच बोला जाता है। यदि आप लोगों को हार्मोन पर फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक चूहों का कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है कैंसर विज्ञान में, कैंसर जीन युक्त ट्रांसजेनिक चूहे बनाकर उन पर कैंसर जीन के प्रभाव तथा कैंसर औषधियों द्वारा उपचार का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन चूहों को कैंसर युक्त जीन से बनाते हैं और फिर जब कैंसर वाले जीन इनमें आ जाते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, उनका अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ कैंसर औषधियों का भी अध्ययन करते हैं कि कौन सी औषधि या कौन सी दवा दी जाए तो कैंसर ठीक होगा या किस हद तक ठीक होगा, कौन सी दवा उपयोगी होगी आदि चीज़ों का अध्ययन कैंसर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे ही प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत इन चूहों में इम्यूनोजीन को निवेशित करके टी कोशिकाओं की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम कैसा काम करता है उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से रोगों का अध्ययन और निदान के अंतर्गत चूहों में किसी भी रोग के जीन को रोपित करके उससे उत्पन्न लक्षणों व उसकी रोकथाम और निदान की खोज की जाती है। अर्थात पहले चूहे में किसी भी रोग का जीन डाल देते हैं या रोपित कर देते हैं, फिर क्या क्या लक्षण उत्पन्न हुए वे देखते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए और उसका इलाज कैसे हो आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से फिर अगला ट्रांसजेनिक जंतु है ट्रांसजेनिक भेड़। ट्रांसजेनिक भेड़ों के अंतर्गत ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन वाली भेड़ें तैयार की गई हैं। इसी प्रकार से ट्रांसजेनिक बकरियां, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक सुअर, ट्रांसजेनिक कुक्कुट और ट्रांसजेनिक मछलियां तैयार की गई हैं। ट्रांसजेनिक बकरियों के अंतर्गत दूध देने वाली ऐसी प्रोटीन इसमें पाई जाती है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से अनेक ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास किया गया है जो विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं। आशा है आप लोगों को ट्रांसजेनिक जंतु अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ट्रांसजेनिक पादप के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं। तो किसी पादप में कोई विदेशी जीन को प्रतिपादित करने से बना हुआ नया पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है।
तो किसी पादप में जब किसी विदेशी जीन को मिलाया जाता है या किसी विदेशी जीन को प्रतिपादित किया जाता है तो उससे बने पौधों को ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है। और नया जीन जो होता है प्रायः ऐसा होता है जो उस पौधे के कुल के किसी भी पौधे से नहीं मिलता है। जो नया जीन डाला गया है वो उस पौधे के कुल के किसी भी पौधे से ना मिलता हो, यहाँ तक कि किसी अन्य पादप में भी वह गुण ना पाया जाता हो, यानी वो न मिलता हो। पौधे में इस प्रकार के बाह्य जीन को प्रवेश कराने के लिए अनेक प्रकार के वेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। यानी जो जीन एक पौधे से दूसरे पौधे में डाले जाते हैं या किसी पादप में विदेशी जीन को जो डाला जाता है वो किसी न किसी वेक्टर के प्रयोग के द्वारा डाला जाता है। पादप कोशिकाओं के जीन स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का ट्यूमर या अबुर्द प्रेरणात्मक प्लाज्मिड काम में लाया जाता है। यानी जो विदेशी जीन को स्थानांतरित किया जाता है या जीन को स्थानांतरित किया जाता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएशंस का जो ट्यूमर होता है इसको काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त सीधे डीएनए द्वारा जीन स्थानांतरण संवर्धित कोशिकाओं व अंगों में डीएनए के माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा अथवा अन्य किसी नवीन विधि के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये कि जो संवर्धित कोशिकाएं होती हैं अंगों में डीएनए के माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा जीन का स्थानांतरण किया जाता है। चाहे माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा या इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा जीन का स्थानांतरण या कोई नई विधि आ गई हो तो उसके द्वारा जीन का स्थानांतरण किया जाता है। ट्रांसजेनिक पादप अपने मूल पौधे से केवल विदेशी जीन के द्वारा ही विभेदित होते हैं। अर्थात जो उनका मूल पौधा होता है ट्रांसजेनिक पादप जो होते हैं वो केवल विदेशी जीन के द्वारा ही अलग हो जाते हैं। इस प्रकार ये पौधे मनचाहे लक्षण वाले होते हैं। अर्थात जो ट्रांसजेनिक पादप होते हैं वो मनचाहे या वांछित लक्षण वाले होते हैं, फिर चाहे वे हमारे लिए उपयोगी हों या अनुपयोगी हों। तो अभी तक 50 से भी अधिक जातियों के ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। टमाटर, चुकंदर, सलजम, सलाद, सोयाबीन, तंबाकू, बैंगन, अलसी, सतावरी, अजमद आदि ये जो पौधे हैं जो पादप हैं ये ट्रांसजेनिक पादप होते हैं। तो आपको ट्रांसजेनिक पादप की परिभाषा समझ में आ गई होगी और उदाहरण भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तथा ये जो जीन्स होते हैं ये किसके द्वारा प्रवाहित किए जाते हैं पादपों में, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ट्रांसजेनिक पादप के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं। तो किसी पादप में विदेशी जीन को प्रतिपादित करने से बना नया पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। मतलब किसी पौधे में ऐसे विदेशी पौधे के जीन को डाला जाए जो उस पौधे के कुल के किसी भी सदस्य से ना मिलता हो, यहाँ तक कि किसी अन्य पौधे से भी ना मिलता हो, तो बना नया पौधा ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। तो जब किसी एक पौधे में किसी विदेशी पौधे के जीन को डालते हैं तब बने पौधे को ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि एक पौधे में जीन को कैसे या किससे डालते हैं। तो पादप में किसी बाह्य जीन को सम्मिलित करने के लिए अनेक प्रकार के वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि पौधों या पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से प्लाज्मिड्स काम में लाए जाते हैं। यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएशंस का ट्यूमर या अबुर्द जो होता है प्रेरणात्मक प्लाज्मिड काम में लाया जाता है। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा आदि नवीन विधियों के द्वारा जीन स्थानांतरित किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक पादप अपने मूलभूत प्रकार यानी वाइल्ड टाइप से केवल विदेशी जीन के द्वारा ही भिन्न होते हैं, फॉरेन जीन के द्वारा ही भिन्न होते हैं। अतः ट्रांसजेनिक पादपों में वह लक्षण भी निहित होते हैं जो ये विदेशी जीन इनमें समावेश कराते हैं। इस प्रकार ट्रांसजेनिक पादपों द्वारा वैज्ञानिक मन चाहे लक्षणों वाले नए पादप उत्पन्न कर
सकते हैं, चाहे ये लक्षण मानव जीन के लिए उपयोगी हों या अनुपयोगी हों। इन लाइनों को अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। ट्रांसजेनिक पादप अपनी जाति से केवल विदेशी जीन से ही अलग होते हैं, मतलब जब इनमें विदेशी जीन डालते हैं तभी ये दूसरी तरह के लक्षण प्रकट करते हैं। मतलब हर ट्रांसजेनिक पादप में विदेशी पादप के जीन मिले होते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक इन पादपों से मनचाहे लक्षण पैदा कर लेते हैं। अब मनचाहे लक्षण तो उत्पन्न हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लक्षण उपयोगी ही हैं या अनुपयोगी भी हो सकते हैं। चलिए अब ट्रांसजेनिक पादपों का महत्व समझ लेते हैं, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो महत्व के अंतर्गत कीटों के प्रति सहनशीलता, विषाणु के संरक्षण, संचायक प्रोटीन और प्रकाश नियंत्रित जीन, ये आश्चर्यचकित तथ्य होते हैं। मतलब ट्रांसजेनिक पादप कीटों के प्रति सहनशील होते हैं, अर्थात इनमें जल्दी कीट नहीं लगते हैं। विषाणु से संरक्षण, मतलब वायरस से प्रोटेक्टेड होते हैं, वायरस का इन पर कोई असर नहीं होता है, अर्थात वायरस इन पर जल्दी आक्रमण नहीं करते हैं। और संचायक प्रोटीन का मतलब ये है कि इनमें अधिक प्रोटीन स्टोर होती है, अधिक प्रोटीन संचित होती है, आदि तरह से ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के इन लाइनों का अर्थ यह हुआ कि खेतों में बोने के बाद ट्रांसजेनिक जो पादप होते हैं या ट्रांसजेनिक पादप वाली जो फसलें होती हैं, ये कीट प्रतिरोधक क्षमता, कवकनाशी प्रतिरोधक क्षमता और विषाणुओं से बचाव का ऊंचा स्तर बनाए रखती हैं। इसी प्रकार से मक्का, आलू व कपास के ट्रांसजेनिक पादप अत्यधिक उत्पादन और कीटों के प्रति सहनशील होते हैं। तो इस प्रकार से महत्व के अंतर्गत हो जाएगा। तो आज के युग में जीन क्रांति ने तहलका मचा दिया है। बाजारों में ताजे टमाटर, फल व सब्जी के रंग रंगत सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टमाटर को पिलपिला होने से रोकने व उसकी कठोरता बनाए रखने के लिए उसमें किसी कीटाणु या वायरस के जीन्स पौधे में ही ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्व हो जाएंगे। चलिए अब ट्रांसजेनिक पौधों या ट्रांसजेनिक पादपों को विकसित करने के उद्देश्यों को डिटेल से समझ लेते हैं। तो पहला है प्रतिरोधी जातियों का विकास, यानी ऐसे पादपों का विकास किया जा रहा है जिनमें रोग पैदा करने वाले विषाणुओं और कवकों से संक्रमण से बचे रहने की क्षमता होती है। जैसे तंबाकू, चावल, आलू, टमाटर, पपीता आदि ऐसी फसलें हैं जिनमें वायरस और कवक का असर जल्दी नहीं होता है। फिर अगला है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। तो पीड़कनाशी यानी पीड़क का मतलब है जो फसलों में कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीट पतंगे आदि जो लगते हैं, यानी जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे ट्रांसजेनिक पादप किस्मों का विकास किया गया है जिनको पीड़कनाशी दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और जब इन पीड़कनाशी रसायनों का कम प्रयोग होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब कोई रसायन फसलों पर छिड़का जाता है तो उसका कुछ न कुछ असर फसल के दानों पर भी होता है और हम लोग उन्हीं अनाज के दानों को खाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो पहले के लोग उम्र बहुत अधिक होती थी उनकी, लेकिन अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो इनमें से कुछ हद तक पीड़कनाशी रसायनों का भी योगदान माना जा सकता है। फिर अगला उद्देश्य है भंडारण के समय होने वाले नुकसान में कमी। तो जीनी अभियांत्रिकी का उपयोग करके टमाटर की ऐसी ट्रांसजेनिक पादपों का विकास किया गया है जो देर से पकती हैं और काफ़ी समय तक बिना खराब हुए रखी जा सकती हैं। मतलब ये कि टमाटर को पिलपिला होने से रोकने और उसकी कठोरता को बनाए रखने के लिए जीन्स को पौधे में ट्रांसप्लांट किया गया है। इस प्रकार से ज़्यादा दिनों तक टमाटर को रखा जा सकता है। फिर अगला है पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। तो नए जीन्स प्रवेश करा करके ऐसे ट्रांसजेनिक पादप बनाए गए हैं जिनसे फसलों की पैदावार बढ़ गई है, पौधों पर फल ज़्यादा लगते हैं, बीज का आकार बड़ा हो गया है और बीज अधिक संख्या में भी बनने लगे हैं, इसीलिए उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। जैसे टमाटर, प्याज, मटर, गेहूँ, चावल, मक्का आदि प्रजातियों का विकास ऐसे ही किया गया है या इसी उद्देश्य से किया गया है। फिर अगला है पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं
कौन सा जीवाणु होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला? राइजोबियम। तो राइजोबियम के जीन को दूसरी फसलों में डालने का प्रयास किया जा रहा है या प्रयास जारी है ताकि नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का कम प्रयोग करना पड़े। तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक पादपों के माध्यम से नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। फिर अगला है घास फूस नाशी प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास। तो जब हम कोई फसल खेत में बोते हैं तो बहुत सारा खरपतवार उग जाता है और उस खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग खरपतवारनाशी शाकनाशी रसायनों का छिड़काव करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण फसल प्रभावित होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही साथ फसल के दाने भी कुछ न कुछ हद तक प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अब ट्रांसजेनिक पादप के माध्यम से कपास, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन आदि के पौधे तैयार किए गए हैं जो इन रसायनों को नष्ट करते हैं, यानी इस होने वाली हानि को खत्म करते हैं, चाहे वो घास फूस नाशी हो चाहे शाकनाशी हो। तो इसकी प्रतिरोधी जातियों का विकास किया गया है। फिर अगला है पादपों में पोषक पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। तो ऐसी फसलों और सब्जियों का विकास किया गया है जिनमें प्रोटीन, विटामिन आदि अधिक मात्रा में हो, यानी आम जनता को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। इसीलिए ट्रांसजेनिक पादपों का विकास किया गया है ताकि पादपों में पोषक पदार्थों की पोषण जो क्षमता है, जो प्रोटीन्स है, जो विटामिन्स है, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें, जिससे आम जनता को लाभ होगा, गरीब जनता को लाभ होगा। अगला है खाने योग्य वैक्सीन का उत्पादन, अर्थात टमाटर और आलू के ऐसे पौधों को तैयार किया जा रहा है, टमाटर व आलू के जीएम पौधों को तैयार किया जा रहा है जिनको खाने से मनुष्य व पशुओं में आंतरिक रोग उत्पन्न होने वाले विषाणुओं के प्रति वैक्सीन उत्पन्न होने वाले जीन हों और उनको खाने से टीकाकरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं उन रोगों के टीके लगवाए जाते हैं तो उन टीकों की आवश्यकता नहीं होगी, टीका लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यानी ऐसे टमाटर और आलू के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक पादप ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य हैं और भी मैंने कुछ मुख्य उद्देश्य आप लोगों को बताए हैं। चलिए अब कुछ ट्रांसजेनिक पौधों की सूची देख लेते हैं। तो पहला है सुनहरा चावल। सुनहरा चावल उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिन क्षेत्रों के लोगों में विटामिन ए की कमी थी, तो उन क्षेत्रों में इसका विकास किया गया है। फिर अगला है बीटी मक्का, बीटी कपास, बीटी धान। ये पीड़क प्रतिरोधी किस्में हैं, यानी इनमें पीड़क नहीं लगते हैं। फिर अगला है फ्लेवर सेवर टमाटर। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मॉडिफाइड फल है। ये फल पकने पर पिलपिले और ढीले नहीं होते हैं। बता दें कि इस टमाटर का जीनी परिवर्तन कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने किया था। और कुछ ऐसे ही ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण हैं जैसे टमाटर है, चुकंदर है, सलजम है, बैंगन है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि कुछ ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण बताइए तो या फसलों के नाम बताइए, तो आप इन फसलों के नाम बता सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ट्रांसजेनिक पादप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो कि जीनी अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपयोग करके ट्रांसजेनिक पादपों को बनाया गया था। अगले वीडियो में आप लोगों को ट्रांसजेनिक जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताएंगे। तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।